देखो, एक समझदार व्यक्ति, चालाक व्यक्ति कहलाता कौन है मुख्यतः? देखो, चालाक व्यक्ति वो कहलाता है जो हर बार कुछ ना कुछ तरीका दे, या अगर उसके पास तरीके नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है, उसके पास बुद्धिमत्ता नहीं है, उसके पास जुगाड़ नहीं है, उसके पास चतुरता नहीं है, ठीक है, उसके पास तरीके नहीं है, तो वो जानता है मेरे पास समय है, मेरे पास समय है, मेरे पास ताकत नहीं है, बल नहीं है, कुछ नहीं है, पर मेरे पास समय है। समय का मतलब क्या है? अभी मत करो कुछ, आने वाले समय में करेंगे जो करना है। अभी एक काम करो, उसको छोटा कर दो, सूक्ष्म करो, अपने यहाँ तरीके बनने लगता है। एक चालाक व्यक्ति एक क्या कहता है? एक चालाक व्यक्ति कहता है, सपोज करो मैं मेहनत नहीं कर रहा, मैं क्या बोलते हैं आलस कर रहा हूँ, मैं क्या बोलते हैं वो जो एक मेहनती व्यक्ति मेहनत कर रहा है, अच्छा तो ठीक है, पहले मैं एनालाइज करूँगा, ऑब्जर्व करूँगा साइंटिफिकली कि मैं मेहनत क्यों नहीं कर रहा, तो मुझे समझ में आया आदत मेरी ही गंदी है, ठीक है, ठीक है। अब आदत इतनी जल्दी नहीं छूटती भाई साहब, अकेले में तो खुद की आदतें इतनी जल्दी नहीं छूटती, दूसरे की छुड़वाना तो आसान हो जाता है, ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि दूसरे में वो एहसास नहीं होता, क्योंकि आदतें अंदर से और मार रही होती है, ठीक है। तो ताकत बनाए कैसे? ताकत मतलब किसी भी चीज़ को एफिशिएंटली वर्क करवाना, पावर कहलाती है, जैसे कि हम जानते हैं फॉर्मूला। तो अब जैसे हम किसी भी चीज़ को एफिशिएंटली वर्क कराना, तो किसी भी चीज़ में एफिशिएंट होना, किसी भी चीज़ में कठिनाइयाँ ना पाना, पावर कहलाती है। अब पावर हमें एक्वायर करनी होगी, पावर हमें बनानी पड़ेगी किसी भी पद पे, किसी भी फील्ड में। जब भी हम कंट्रोलिंग करते हैं पूरी एक फील्ड को, हम केंद्र पे पढ़ के केंद्र को पूरा घुमाते हैं। जैसे समझ लो एक रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष धागे से बंधा हुआ है और धागे की नोक को पकड़ के घुमाया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यही समझ लो कि जैसे ही हम एक फील्डिंग को घुमाते हैं, वही फील्डिंग का फिनोमिना पावर कहलाती है। पावर बताएगी कितनी रेट ऑफ से घूम रही है, कितनी ताकत से घूम रही है वो चीज़, ठीक है। अब यही चीज़ हमें समझनी है कि हमें फील्डिंग में कंट्रोल करना है, फील्डिंग को मैनेज करना है, और फील्डिंग में ही हर एक चीज़ करनी है, फील्डिंग में अपनी पावर जनरेट करनी है। और ये जो बीच का केंद्र है, यही अथॉरिटी, यही सत्ता है जो हमें पानी है मुख्य, ठीक है। हाँ, पॉलिटी जब डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में चलती है तो इस तरीके से चलती है, इस तरीके से चलती है कि प्रत्येक जीव, अजीब, पत्थर भी उसके इन्फ्लुएंस से बच नहीं सकता, अर्थात कोई भी कण, तत्व या खुद स्वयं ईश्वर भी उसके तत्वों से बच नहीं सकता, उसकी प्रक्रियाओं से नहीं बच सकता। क्यों? तत्व वह जो गुण रखते हैं, प्रक्रिया मतलब कि वह साथ प्रभाव जो उत्पन्न हो रहा है, मतलब उसके प्रभावों से नहीं बच सकता। कैसे? ईश्वर आया धरती पे, भूलवा दिया सब। डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल चल गया कि जब भी कोई एंटिटी किसी शरीर में आएगी तो वो भूल जाएगी अपने बारे में, जैसे ही भूल जाएगी तो सारी पावर लॉस हो जाएगी उसकी। या सपोज करो एक अनदर टाइप की पावर थी, वो जब भी किसी अनदर फील्डिंग में आएगी तो पावर डिसमैच होने के बाद शून्य हो जाएगी उसकी, मतलब किसी काम की नहीं रहेगी। मान लो कोई व्यक्ति बाइक चलाने में स्पेशलिस्ट था, अब उसको मान के चलो, उसको कहा कि भाई चलो बर्तन बनाओ, तो बर्तन बनाने में वो जीरो है। बाइक में कितना भी बाइक बनाने में स्पेशलिस्ट हो, बर्तन बनाने में वो जीरो है, तो वहाँ उसे जीरो से सीखना पड़ेगा। ये समझ में आया? इसलिए मैंने एक जगह कहा था कि नालायक तो हर कोई हो, ये जो लायकवान बनते हैं ना अपने आप को, ये पर्टिकुलर फील्ड में लायकवान बनते हैं और ये अपने आप को कहते हैं कि मैं लायक हूँ पूरी चीज़ के लिए। इसलिए अब चालाकी की बात करते हैं, चालाकी यही कहलाती है कि चलो ठीक है, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कोई ताकत नहीं है, मैं शून्य हूँ, मेरे को कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, मेरे को कोई इंटेलिजेंस नहीं है, मैं किसी भी चीज़ को नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। चालाक व्यक्ति कहेगा समय है, हाँ है, ठीक है, चीज़ें सीखो, तरीका देखो, पहचानो। चतुरता ये नहीं कहलाती, चतुरता एक जगह से ये कहला देती है, मान लो कोई चीज़ कर रहे हो तुम, करते 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 अलग तरीके से करने लगे, बेहतर तरीके से करने लगे, कुछ ऑर्डिनरी करने लगे, चतुरता कहलाती है, स्मार्टनेस कहलाती है, ठीक है। चतुरता कहलाती है स्मार्टनेस, जुगाड़ कहला सकता है, ठीक है। पर चालाकी एक अलग हिस्सा है, चालाकी राजनीति में भी काम करता है, राजनीति में भी, ये अर्थव्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में काम करता है चतुरता। आर्थिक व्यवस्था में कहते हैं कि धन को कैसे प्राप्त करा जाए, तो तरीके मल्टीपल वेज से देखा जाता है। पर चालाकी कहती है अगर अभी कुछ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, सिंगल वे में चल लो, अगर दिक्कत हो रही है तो मल्टी वे में चल लो, जो भी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, केवल परिणामों पर ध्यान रखो, कारणों को अपने आप बनाने लग जाओ। किसी भी कारण से करो पर परिणाम एक होना चाहिए, परिणाम जो पाना है वही होना चाहिए। सत्ता कभी भी यूँ नहीं कहती आप किस तरीके से पा रहे हो सत्ता को, सत्ता कहती है कि आप मुझे पा रहे हो,
क्या बनाए रख पा रहे हो, बस ये निश्चित होती है। क्योंकि दिखता हमेशा लोगों को एंड पॉइंट है, ऑलवेज एक सामान्य साधारण व्यक्ति को, जो व्यक्ति कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, जिसका निर्धारित हो जाता है कि एक सामान्य साधारण बालक है, मानव है मात्र, वो केवल एंड पोजीशंस को देखता है। एंड पोजीशंस को मतलब कि ये व्यक्ति अच्छा दिख रहा है, अच्छा होगा, ये व्यक्ति खूबसूरत है तो ये मेरे टाइप का होगा, ठीक है, ये व्यक्ति सुशील है, गुणवान है तो मेरे टाइप का होगा। नहीं, ये चालाकी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है चालाकी, ये गंदगी है। गंदगी जो आपके दिमाग में बना रखे, क्योंकि आप स्वयं गंदगी हो। आप यूँ कहना चाहते हो कि प्रकृति की प्रत्येक चीज़ सुंदर भी है, बुरी भी है, पर वास्तविक में सब प्रत्येक चीज़ समान है एक नज़रिए से, बस आपके नज़रिए बदल रहे हैं, आप प्रभावित हो चुके हो चीज़ों से। आप कहना चाहते हो कि मन अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, आलस बुरा होता है, ठीक है, बट आप ये भूल गए कि आलस ही एक वजह होती है व्यक्ति की जीवन की। यदि व्यक्ति आराम नहीं करेगा, आलस नहीं करेगा है तो व्यक्ति, पर ये सब चीज़ें नियमित चीज़ होती है, संतुलित चीज़ होती है। किसी भी जगह फ्लो मत हो, अपने आप में कंट्रोल रखो, नियंत्रण रखो। अधिकांश व्यक्ति नहीं रखते, तो अधिकांश व्यक्तियों का लाभ उठाया जा सकता है। अगर अधिकांश व्यक्ति अपने अंदर नियंत्रण नहीं रखते तो उन नियंत्रणों को अपने अनुसार चलाया जा सकता है। अगर सभी नियंत्रण रखने लगेंगे तो किस पे काबू रखोगे तुम? सब एक दूसरे पर काबू, मतलब सब आइसोलेट हो जाएंगे, बिखरे हो जाएंगे। तो बिखरी हुई कनेक्टिविटी को बनाने के लिए ज़रूरी है कि अधिकांश व्यक्तियों की कीमतें ना हो, अधिकांश व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण ना रख सके, अधिकांश व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो, ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, हम अपनी कीमत बना सके, हम अपने अंदर नियंत्रण कर सके और हम बाकियों पे भी नियंत्रण कर सके। ठीक है, मुख्यतः ये हमें समझ में आए। चालाकी यही कहलाती है कि तरीके द बेस्ट एक्टिव वेज एवरी टाइम यू विल थिंक दैट, यू विल एक्ट दैट एंड यू विल शो दैट। आप सोचोगे, आप करोगे, फिर वो दिखाओगे। हमेशा ध्यान रखें, चालाकी कभी भी यूँ नहीं कहती कि किस तरीके से आप बने हो। चालाकी कहती है कि आप परिणाम पा सके हो। पर ज़्यादातर मुख्यतः मैं कहूँ कि चालाकी अगर बेहतर रूप से हो, क्योंकि जब तक नियमों का पालन करोगे तब तक नियंत्रण रहेगा, और जब नियमों का पालन करना बंद कर दोगे तो नियंत्रण भटक जाएगा। सपोज करो एक राजा है, एक राजा हर बार छल कर रहा है, तो हमेशा समझे कि छल, हमेशा देखना, एक आग अपने आप को जलाती है, एक बुराई अपने आप को ख़त्म कर देती है। तो हमेशा ध्यान रखना, छल का परिणाम छल ही होगा। छल का परिणाम मतलब अगर आप किसी के संग छल कर रहे हो तो आपका एक पैटर्न बन जाएगा, बार बार चीज़ को दोहराना एक पैटर्न बन जाता है कि ये व्यक्ति छल है, ये व्यक्ति ईमानदारी नहीं है। तो छल के रास्ते बतेरे हो जाते हैं, जैसे गलतियों के रास्ते, कि अगर सही तरीका पकड़ लिया तो सबसे पहले आप सब कुछ पालोगे, अगर सही तरीके पर चल दिए शुरुआत पे। पर किस्मत में नहीं पता होते कि सही तरीका कौन सा होता है, तो अनेकों बुरे रास्ते होते हैं। मतलब वही वाली बात कि मान के चलो, अगर मैं यूँ कहूँ मुझे बर्तन बनाना आता है, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है, कुछ भी नहीं आता होगा, हो सकता है, शायद हो सकता है उसके अलावा बहुत चीज़ें हो जो मुझे नहीं आती हो। तो ये हमेशा से ध्यान रखें कि केंद्र हमेशा, अगर सीधी रेखा पे चलोगे तो सब कुछ पालोगे। सब कुछ का मतलब वो केंद्र पालोगे, और उसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ पालोगे। मतलब कहने का मतलब है, मैंने सेंटेंस गलत करके बोला था। अगर केंद्र को पाना है तो हमेशा ध्यान रखो, अगर एक रेखा पर चलोगे तो केंद्र पालोगे, पर जरूरी नहीं वो एक रेखा पर चल के आप सब केंद्रों को पालो। सब केंद्र अलग अलग रेखाओं पर निर्भर है, और ऐसा भी नहीं कि आप सारी रेखाओं को पकड़ के चला लो, सारी रेखाओं पर फैलने लग जाओगे। आप वो प्रकाश नहीं हो क्योंकि वो फैलाव कर रहे हो तो सारी जगह पर कर रहे हो। प्रकाश भी जब प्रभाव करता है तो पहले एक चीज़ को प्राप्त करता है, देन दूसरे में। तो वेब भी ऐसी होता है, पहले एक का शिकार करता है, दूसरे का करता है, तीसरे का करता है, चौथा का करता है, फिर सबको चैन कनेक्टेड कर लेता है अपने अंदर का। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखें, सारी मल्टीपल डायमेंशन में चलना नहीं है। चालाकी यही कहती है, चालाकी कहती है कि चालाकी यही कहती है, जरूरी नहीं आपको सब कुछ आता हो, पर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। किस तरीके से? मैं तो अलग अलग तरीके से देखती है, मैं कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता इसे, कि छल जो है, जब छल आप करते हो किसी के संग तो हमेशा ध्यान रखें आपका एक पैटर्न बनेगा,
और जब सामने वाले व्यक्ति को पता चलेगा ये छल करता है व्यक्ति, तो वो आपको कितने भी तरीक़ों से मार सकता है। हो सकता है आपको बंदूक से मार दे, हो सकता है आपको क्या बोलते हैं रणनीति में मार दे, हो सकता है उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जाएंगे उसके पास मारने के तरीके, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ज़रूरी है वो इसी चीज़ से मारे। तो समझ में आ रहा है कहना क्या चाहता हूँ। और अगर आप सीधी रेखा पे चलोगे तो हो सकता है कि आधे से ज़्यादा अधिकांश व्यक्ति ये पैटर्न क्रिएट कर ले कि हमें इसे एक छल से मारना है। वो आपके लिए ज़्यादा नहीं सोचेंगे। सपोज करो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्व करना है और आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स इस तरीके से सॉल्व होगा, तो अधिकांश व्यक्ति अपना फेवर देख के उसी तरीके को अपनाएंगे और जिससे आप बच जाओगे। मतलब आप अपनी कमजोरी वो दिखा रहे हो जो आपकी कमजोरी है नहीं। तो समझ में आ रहा है। अगर आप अपनी कमजोरी दिखा दोगे, मतलब आप अपने आप में दिखा दोगे कि मैं कहीं से भी नहीं मर सकता, तो लोग आपकी कमजोरी ढूंढ ही लेंगे कि किधर से आपको जो वो आपको कष्ट पहुंचेगा। हमेशा ध्यान रखें, कष्ट इल्यूजन में दिखाओ ना, वो कष्ट दिखाओ जो लोगों को अगर वो लोग वार भी करे तो आप उससे बचने का तरीका जानते हो, वो दिखाओ। मतलब धोखे में रखो दुनिया को धोखे में रखोगे तो जब भी कोई व्यक्ति कष्ट पहुंचाना आएगा तो सबसे पहले वो अपने फेवर करेगा, आसान तरीका दिखेगा। सबसे पहला ये मानव की एक वो है सूझ कि वो सबसे पहले वो रास्ता देखते हैं जो सबसे सरल दिखता है, और सरल रास्ते ही सबसे खतरनाक होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना क्योंकि वो जाल बिछाए हुए रास्ते होते हैं। आप अपनी वे कमजोरी दिखाए जो वास्तविक में आपकी कमजोरी है नहीं, या जिसका आपको तौर पता है। तो प्रत्येक व्यक्ति आपके पास वही कमजोरी सबसे पहले आप पे वार करेगा और फिर आप अपना बचाव कर सकते हो। परंतु यदि आप अपने यूँ सोचोगे मेरी तो कोई कमजोरी नहीं है, मेरी तो कोई कमजोरी नहीं है, और ये सबके सामने रिवील कर दोगे, तो वो आपकी ऐसी कमजोरी ढूंढेंगे जो आपको भी नहीं पता होगी कि आपकी कमजोरी है, और फिर एक ही बार आपकी गर्दन आपके गले से अलग। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद अगला जन्म लेना, क्योंकि मैं एक वैसा व्यक्ति हूँ, मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता मैं आके बताऊँ तो है कि अनंत जन्मों में तो कुछ चाहता हूँ, मैं तो जब कुछ कर रहा हूँ तो ऐसे हो जाए, है ना। होता नहीं है नालायक बना। ठीक है, तो मुख्यतः बात ये करती है कि चालाकी दिखानी है तो तरीक़ों से दिखाओ, इल्यूजन्स में दिखाओ, धोखा डायमेंशनली चलाकी। ठीक, तो चालाकी ये कहलाती है। चतुरता वहीं ठहर जाती है एक जगह पे, क्योंकि चतुरता स्मार्टनेस कहलाती है। ज़्यादा कभी होता है ना, शॉर्टकट सबसे ज़्यादा लॉन्ग कट बन जाते हैं, शॉर्टकट सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, स्मार्टनेस, ओवर स्मार्टनेस, ये चतुरता कहलाती है। इसलिए मैंने कहा चालाकी जरूरी है, चतुरता नहीं। चतुरता महत्व नहीं रखेगी यहाँ पे, क्योंकि चतुरता आर्थिक संपन्नताओं में काम आएगी। पैसे को कैसे संयुक्त रखना है, पैसे को कैसे बेहतर बनाना है, किसी भी संसाधन का किस तरीके से उपयोग करना है, ये चतुरता कहलाएगी। पर चालाकी बड़ी प्रत्येक चीज़ कहलाएगी, क्योंकि चालाकी बुद्धि को परिभाषित करती है, बुद्धि का अंश है। चतुरता पूर्ण रूप से बुद्धि का अंश नहीं है, चतुरता ज्ञान का अंश है। ज्ञान मतलब बुद्धि का ही एक शेष भाग, जैसे कहते हैं हम जान गए, और चालाकी समझ गए। जो जानना और समझना, समझने में आप तरीके अनेकों तरीके से देख सकते हैं। कौन क्या समझे कुछ नहीं पता, एक ही ज्ञान से अनेकों चीज़ समझी जा सकती है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज़ें समझ सकते हैं, पर इतना ज़रूर होता है एक ज्ञान से क्या जाने आप, कुछ ना कुछ तो वो सामान्यता जाने होगे, वो ज्ञान हो जाता है। ठीक है, डायमेंशनली चेंज होते हैं कि फैक्ट जो होता है वो आपको एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन तो दे देता है। जैसे रूप, ये रंग लाल है, मुझे भी लाल दिख रहा तो मेरी जैसी प्रजाति को लाल ही दिखेगा, ये फैक्ट हो गया। पर ज़रूरी नहीं ये फैक्ट हमेशा सत्य हो, ये सत्य नहीं कहलाया। सत्य क्या कहलाएगा कि इस कलर का एक पैटर्न है, वो पैटर्न मुझे लाल दिख रहा, हो सकता है किसी और प्राणी को अलग तरीके से दिखे। तो ये समझने में अलग अलग हो सकता है कि किसी को ब्लू दिख रहा हो तो वो ब्लू समझ रहा है। हमेशा ध्यान रखना, समझना फर्स्ट पर्सन पे काम करेगा। फर्स्ट पर्सन मतलब मेरे पे, मेरा या कोई और है तो उस पे, बीच के ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करेगा, सब्जेक्ट वाइज काम करेगा। समझना, चालाकी सब्जेक्ट वाइज काम करेगी, और ऑब्जेक्ट वाइज क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट वाइज काम करेगा फैक्ट। अगर फैक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट वाइज काम करेगा, ऑब्जेक्ट वाइज। और प्रोजेक्ट तो वो बदलता रहेगा, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बेस पर। ठीक है, प्रोजेक्शन, जो चीज़ दिख रही है वो अलग अलग टाइम पे बदलती रहेगी। अब क्या समझना है, सपोज़ करो मैं आलस कर रहा हूँ, सपोज़ करो मैं क्या बोलते वो नहीं कर रहा, क्या बोलते मेहनत नहीं कर रहा। सपोज़ करो सुबह सुबह कोई व्यक्ति उठ के वो झाड़ू पोछा सब कुछ कर रहा है, अब मैं उसको देख के कर रहा हूँ यार
ये व्यक्ति झाड़ू पोछा कर रहा है, ये व्यक्ति मन में मुझे गाली पकड़ा होगा कि नालायक देखो बैठे हुए हैं, काम भी नहीं कर रहे, है ना, सो रखे हैं, ठीक है, और ऊपर से मैं जगा हुआ हूँ तब भी मैं नहीं उठ रहा क्योंकि मुझे आलस आ रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ कि मैं खुद अपने आप को कोस रहा हूँ कि देख नालायक, वो मेहनत कर रहा है, तू मेहनत नहीं कर रहा। अब देखो एक दिन उठ के मेहनत करती, दूसरे दिन फिर नहीं उठा, क्यों नहीं उठ रहा? क्योंकि वही नियम पता चलता है कि हमें नहीं पता चलती कि हमारा जो वातावरण है अगर अच्छा है या बुरा है। हमें सिर्फ ये पता चलती है कि हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं बुरा कर रहे हैं। और वो अच्छा बुरा किस पेज पे तय होता है? वातावरण के अनुसार। अगर वातावरण बुरा है तो हमें बुरी चीज़ें अच्छी लगेगी और अच्छी चीज़ें बुरी, तो क्या होगा? अच्छी चीज़ों की गति धीमी हो जाएगी और बुरी चीज़ों की जल्दी। मतलब कि अगर हम ऐसे वातावरण में जहाँ आलस लोग है, आलसी है, या ऐसा वातावरण है जहाँ पे सब कुछ अव्यवस्थित है, तो हम भी अव्यवस्थित जल्दी हो गए, ना कि व्यवस्थित। तो समझ में आया? You got it? अनगर टाइम अगर किसी अच्छे वातावरण जहाँ सब व्यवस्थित है, सब मैनेज है, जैसे ड्यूटी वगैरह, तो हम ऑटोमेटिकली वर्क में आ जाएगी। सपोज करो हम अकेले रह रहे, आइसोलेशन क्यों वर्क करता है? अब मैं बता रहा हूँ इसकी फिलोसफी आइसोलेशन की। आइसोलेशन क्यों वर्क करता है अकेले रहने पे? जब हम अकेले रहते तो हम अकेले नहीं हैं हकीकत। मानव जाति है, समान जाति है, इंट्रा स्पीसीज में हम अकेले हैं, आइसोलेटेड है। पर इंटर स्पीसीज में अगर बात करें तो ना जी ना, हम अकेले नहीं हैं। क्यों नहीं अकेले? धूल मिट्टी आ रही है, चीज़ों को गंदा कर रही है, भूख आ रही है, हमारा शरीर खाना मांग रहा है, खाने के लिए संसाधन चाहिए, ठीक है, भोजन चाहिए, ये सारी चीज़ चाहिए। सब इंटर स्पीसीज है, सब हेट्रो स्पीसीज है, ठीक है। हम होमो स्पीसीज नहीं है, एक जैसे मिश्रण नहीं है, अलग अलग मिश्रण है, ठीक है। सब हेट्रो मिश्रण, हेट्रो वो स्पीसीज है। अब क्या हो गया? अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं, अलग अलग वो आ रहे हैं मेजरली, ठीक है। अब समय के संग हम चीज़ें गंदी लगेगी, समय के संग हम वो लगेगी। अब मान लो भूख लग रही है तो क्या करोगे? खाना बनाओगे ही बनाओगे, खाना बनाना सीख गए। गंदगी लग रही है तो सफाई करोगे ही करोगे, प्रतिदिन गंदगी लग रही है, प्रतिदिन सफाई करोगे ही करोगे, और चीज़ें साफ रहेगी ही रहेगी। कैसे? आपको फ्री की चीज़ों की लत जो लगाई जाती है, ये भी एक सूत्र है, कमाया जा सकता है। देखो बुरी चीज़ों पे काबू कैसे पाते? चालाक व्यक्ति कौन है? चालाक व्यक्ति वो जो पेट से सीख के आगे, नहीं, पेट से कोई नहीं सीखता। भाषा भी पेट से नहीं सीखी जाती मुन्ना, बाहर आके यही सीखी जाती है, लैंग्वेज, ठीक है। तो यही समझो कि प्रकृति हमारी बेशक कितनी भी कैसी भी कि नॉर्मल प्रकृति हमारी, परंतु आपको ये समझना आना चाहिए कि चालाकी अलग तरीके से काम करती है। चालाकी किसी बाप की अधिकारी नहीं है, चालाकी समय पर आ जाती है अपने आप। ये मान के चलो खून से आ गई चालाकी, ना 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 ना, ऐसे ऐसे ठगे ठगे चालाकों को मैंने खिलाऊंगा कि वे अपनी पीढ़ी तक रोएंगे, दादा परदादा सरदादा सब तो रोते चले जाएंगे, क्योंकि बड़ा हरामी हूँ मैं इस मामले में। जो छल करता है उसको छल इस तरीके से, कि छलों में छल भी कितने तक प्रकार के, अनंत प्रकार के छल है, किसी हर एक छल की गणना नहीं करी जा सकती। तो समझ लो कि कहाँ तक व्यक्ति को समाप्त करा जा सकता है, किस तरीके से। और मेरा तो मानना ये है, कोई व्यक्ति कितना भी फालतू बोल रहा हो, एक बार उसकी मुंडी उससे अलग कर दो, घर से अलग, प्रकृति कोई भी उसकी मुंडी वापस कनेक्ट नहीं कर सकती। बस मेरा मूल्यांकन अर्थ ये है, क्योंकि मैं ये रियलिटी जानता हूँ, एक बार मुंडी अलग कर दी तो कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा चंडाल क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बुद्धिमानी क्यों ना हो, मुंडी अलग होती ही ना तो वो कुछ कर पाएगा ना तू, क्योंकि फिर प्रकृति कुछ नहीं करने देगी ना। प्रकृति के नियम है मेरे, और हमारी कोई मुंडी अलग कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? हम तो चाहते ही मुंडी अलग करे कोई हमारी। इसलिए हम तो चाहते ही है, क्योंकि हमें तो रियलिटी पता है, दिस इज अ फक ऑफ लाइफ, कुछ नहीं है मतलब इसका, ठीक है ना। तो ज़िंदगी में आए हैं तो जो व्यक्ति वो कहते हैं घर की कुछ जाएगी, हम कुछ करके जाएंगे, हम मानव धर्म बनता हम करने आए हैं। भाई साहब आप दो उसके सामने जो मानव है, मैं मानव नहीं हूँ, केवल मुझे हकीकत पता है क्या चीज़ है या क्या चीज़ नहीं है। ब्रेन मैनिपुलेट उसका करना जिसको पता है कि वो मानव है या मानव है वो। मैं मानव नहीं हूँ केवल, मैं मानव नहीं हूँ केवल। इसलिए बार बार मेरी आत्मा मुझे बार बार याद दिलाती कि बेटा कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे ज़िंदगी से जल्दी छुटकारा पाओ, वरना ज़िंदगी कष्ट देगी। संघर्ष और इच्छा और डर, देखो डर नहीं कहूँगा, संघर्ष और इच्छा। मैंने अभी ये नॉन ड्युअलिटी में देखा था,
गूगल पे, ठीक है। संघर्ष, वैसे मेरे पुराने सूत्र है, नियम है कि जब आप इच्छा प्रकट करोगे तो आपको संघर्ष आएगा, क्योंकि शुरुआत में आप पुअर होगे, लेकिन बाद में वर्क होने लगेगा। अब बात है डर, तो डर भी वो संघर्ष ही है, संघर्ष का ही वो रूप है। डर क्या आता है, कोई प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं हो रही, फियर होने लग जाता है धीरे धीरे, जब हम उससे भाग जाते हैं। तो जब हम जिम्मेदारियों से भागते हैं तो जिम्मेदारियाँ कभी पीछा नहीं छोड़ती, मैंने बताया था अनंत काल तक पीछे पड़ जाती है, तो वो डर है कि आप अनंत काल तक भागे जा रहे हो, ठीक है। तो समझ में आया, जैसे मौत से लोग भागते हैं तो मौत मान ही लेते तो कहीं और ले लेते हैं, उससे भाग कर ले लेते हैं कि मृत्यु के पास आ रहे थे, मृत्यु के निकटतम थे और मृत्यु से भाग के, मतलब मृत्यु से मृत्यु कर ली, काल की काल कर दिया, ठीक है ना, काल का काल कर दिया, अर्थात मृत्यु की मृत्यु कर दी, मतलब कि मृत्यु से ही भाग गए, पलायन कर दिया और वापिस किसी और संघर्ष में कहीं और, जीवन और मृत्यु, ये जीवन मृत्यु का चक्कर बढ़ाना, ये केवल वही जान पाए जो स्वयं विधाता है मुख्यतः। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है, देखो चालाकी का मतलब ये है समय के संग, देखो अपने आप चालाकी आ गई, अपने आप, क्यों, परिस्थिति बदली, क्योंकि परिस्थितियों का बदलना की परिस्थितियों का बताती। मैं इतना चालाक हूँ कि मान के चलो कोई व्यक्ति अगर मुझे कहेगा ना, हम मानव हैं, हमारा जीने का कर्तव्य बनता, हम वो करते हैं, मैं कहूँगा तू मेरा ही रूप है, जो मुझे ये बता रहा है कि जीवन जियो, कर्म करो, परंतु मुझे वास्तविकता पता है कुछ नहीं मतलब है इसका जीवन में, ठीक है। और चालाकी यही कहती है कि परिणामों पर ध्यान दो, कारण अपने आप पता चल जाएगा अपने समय आने पर कि ये चीज़ कैसे घटी क्या नहीं घटी। अगर परिणाम प्राप्त कर लिया तो परिणाम तभी प्राप्त होगा, हमेशा ध्यान रखना। कोई भी आउटपुट, कोई भी तत्व अगर दूसरे तत्व में रूपांतरित कर रहे हो, कोई भी इनपुट आउटपुट पर कन्वर्ट कर रहे हो, तो ऑलवेज बी रिमेंबर, जब कोई भी तत्व किसी भी प्रकार वो होगा, वो रूपांतरण ही प्रक्रिया कहलाती है, वो प्रक्रिया ही याद तो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आपने मान के चलो कोई चीज़ है, कोई बस मान लो कोई क्रैक्स में खा रहा हूँ, ठीक है, कोई मैं चीज़ खा रहा हूँ, अब मैं कोई स्नैक्स खाते हुए मान लो उसी की तरह बिल्कुल एज इट इज़ बना दिया परफेक्टली, तो मुझे उसकी रेसिपी नहीं पता चल गई होगी, हैं, उसकी रेसिपी पता नहीं चल, क्योंकि परफेक्ट चीज़ की यूनिक स्किल्स होती है, यूनिक आइडिया होती है, हमें सही परफेक्ट चीज़, परफेक्ट मतलब एब्स्ट्रैक्ट, मेजरली एब्स्ट्रैक्ट, हर एक तत्व अपने आप में परफेक्ट होता है, पर हम उसको कनेक्शन में परफेक्ट बनाना चाहते हैं, जिसके कारण वापिस, और वो परफेक्ट चीज़ें इम्परफेक्ट कहलाती है, क्योंकि वो हमारी यूजफुल की नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना। हर एक तत्व अपने लिए बेहतर होता है, पर हम उसको रियलाइज़ करा देते हैं कि देखो तुम्हारा तो वैल्यू नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए हमारे पर्सपेक्टिव में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, हम तुम्हारा कोई यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर वो तत्व अपने अंदर रूपांतरण करता है, फिर वो अपने आप को आपके अनुसार बनाता है, वही परफेक्शन कहलाती है। परफेक्शन कुछ नहीं है, आपके हमेशा किसी के अनुसार अपने आप को बदलते हो, आप समाज के अनुसार अपने आप को बदलते हो। समाज है कौन, अन्य व्यक्ति, अन्य समझे, हर एक की समझ के अनुसार अपने आप को बदलते हो, और फिर आप अपना एक एजेंडा लेकर घूमते हो कि आई एम द परफेक्ट, बट रियलिटी इज इम्परफेक्ट। क्यों इम्परफेक्ट, क्योंकि वो कहती है सुन रहे मादर चौथ, तू मेरे अंदर है, मैं तेरे अंदर नहीं हूँ, ठीक है। तो प्रकृति खड़ा जवाब देती है इसलिए, और प्रकृति का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सपोज करो आपको भूख लग रही है, आप हो गए ए भूख रुक जा, अभी बाद में आइए 10 साल बाद, नहीं आ सकती ना, वरना तुम मिट जाओगे। तो ये है जिसके हाथ में ताकत है, वो कदाचित भी नहीं कह सकता, वो उसके खिलाफ आप कदाचित नहीं कह सकते, क्योंकि डरते हो मुख्यतः, यही चलती है प्रक्रिया, जिसे कहते हैं नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसे मैं सामान्य भाषा में कहता हूँ करना है तो नेगोशिएट करो, मैनिपुलेट मत करो किसी को। मैनिपुलेट सांसारिक लेवल पे होगा, नेगोशिएट ऐसे तत्वों को होगा जो रिच पर्सन अप्लाई करते हैं, या एक्सट्रीम रिच या नेचर अप्लाई करती है, मतलब नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो मैं इसे नेगोशिएटिंग नहीं कहूँगा, से नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस ही कहता हूँ मैं इसको आपसे। क्यों कहता हूँ, क्योंकि नेगोशिएटिंग का मतलब हो जाता है बात किसी को पटाना, पर नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब हो गया कि मैं मूलभूत कहना क्या चाहता हूँ, समझ में आ रहा है कुछ। तो पुराने उसमें जो मैंने कहा था नेगोशिएटिंग, उसका मतलब कुछ नहीं, नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस है। किसको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना कि उसको लगे ये मेरी जीविका है, तुम गलत नहीं हो, मैं ही ये चाह रहा हूँ, ये होना चाहिए। और मैनिपुलेटिंग में बाद में व्यक्ति को रियलाइज़ होता है कि मेरे संग छल करा गया है, ठीक। जैसे व्यक्ति को नेचर इन्फ्लुएंस कैसे करा जाता है, देश नाम की वो बना दी जाती है इतने दिमाग में कि वो देश को अपना असलियत मानने लग जाता है, और यही एजेंडा होता है। ये सारी चालाकी की
चालाक। देखो हमेशा ध्यान रखना, एक चालाक व्यक्ति ही दूसरों पे नियंत्रण कर सकता है, और जो खुद पर नियंत्रण कर लेगा, खुद को नियंत्रित कर लेगा, वो दूसरों से अलग बन सकता है। ठीक है, जिस पे खुद का नियंत्रण होगा और दूसरों पे नियंत्रण करना जानता होगा, उसके अंदर डर आसानी से नहीं आ सकता। अब मैं आसानी से ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भारी रूप से मृत्यु जब सामने आ जाती है तो अच्छे अच्छे नियंत्रित व्यक्ति भी अपना नियंत्रण खो देते हैं, भटक जाते हैं चीज़ों से। क्यों ना पता है, अगर नियंत्रण ना भी होएगा तो मृत्यु होते हैं। क्योंकि जब मृत्यु सामने आती है, एक बार धड़ से गर्दन अलग, तो नियंत्रण कितना भी रख लो शरीर के ऊपर, शरीर भूमि पे खड़ा नहीं रह सकता, गिरेगा ही गिरेगा। 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद गिरना निश्चित है। तो यहाँ मुख्यतः हमें कुछ चीज़ें समझ में आती हैं कि नियंत्रण का हद एक हद तक है जब तक आप जीवित हो, डर उससे भी पड़ेगा। डर में काबू वही व्यक्ति पा सकता है, डर में काबू वही व्यक्ति पा सकता है जिसको किसी चीज़ का डर ना हो। अर्थात डर में काबू वही व्यक्ति पा सकता है जो किसी चीज़, जिस चीज़ से डर रहा हो उस चीज़ को प्राप्त कर ले या विजय पा ले, उसकी प्रक्रिया जान जाए, उसका कारण जान जाए, परिणाम को स्वीकार कर ले, जो वो डर में काबू पा लेगा। जिस परिणाम से डर लग रहा है, अगर वो परिणाम उसने प्राप्त कर लिया, वो प्रक्रिया उसने प्राप्त कर ली, तो डर में काबू अपने आप आ जाएगा। क्योंकि डर कब तक था, जब चीज़ें अनजान थी। मृत्यु से डर कब तक लगता है, जब वो अनजान है। तो प्रक्रिया ये साबित कर देती है क्या वो डर है या कुछ और है, तो वो असलियत सामने ला देती है। और असलियत कभी भी दुखद नहीं आती, क्योंकि असलियत से जब किसी का सामना हो जाता है तो या तो वो बचता है या नहीं बचता है। और नहीं बचने के बाद तो सीधी सी बात है, मुस्कुराओगे कि जा अब अपने किसी और के संग माँ चुकवा, मुझे अब मैं तो मर चुका, अब क्या मेरी दोबारा मृत्यु करेगी, कर ले। तो आप उसको कहते हो जा किसी और के लोड़े पे लटक के जा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये वो है कि मौत को भी ईश्वर जब मरता है तो यूँ कह के जाता है फक ऑफ यू ऑलवेज टाइम, है ना। तो इसलिए मौत आती नहीं है कोई डर, जो डरता नहीं है मृत्यु से भी, उसकी मृत्यु ही नहीं आती नमूने ज़िंदगी में। तो उसे पता है ये नालायक की सबसे बड़ी सज़ा क्या है, इसे चाहिए मृत्यु, इसे यही ना दो, यही ना दो, बाकी सब इसको जीवन में संघर्ष तो हर जगह है, हर पल है, ठीक है। और जो चाहता है उसको नहीं देगी, मेजरली मैं टाइम बता दूँ, नहीं देगी। आपकी एक सोच या चिंतन या आपका एक मन डरता है, आपकी आत्मा कभी नहीं डरती किसी भी चीज़ से। हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी घंघोर अंधेरे में कोई मृत्यु करने भी आ रहा है, और अगर एक बार आत्मा जागृत होगी, आत्मा जागृत का मतलब ये है 2 आत्माएं हैं शरीर के अंदर, क्योंकि दो आत्मा का मतलब क्या है, एक आत्मा उसको भी कह देते हैं, अधिकांश व्यक्ति उसको समझते हैं, अहम को आत्मा समझते हैं लोग। पर समझ लो अगर अहम जागृत हो गया व्यक्ति के अंदर, तो व्यक्ति के अंदर देखना कभी को है रास्ते में जा रहा है और गुस्सा या अहंकार जागृत हो गया, डर लगना बंद हो जाएगा बेचारे को। अभी मुख्यतः क्यों ये सारी चीज़ें प्रणालियाँ चलती है, अहम जागृत होती है, डर नहीं आएगा उसको, क्योंकि अहम मृत्यु से भी नहीं डरता। अहम कहता मैं इस शरीर से ताल्लुक नहीं रखता, तो कर दे इसका जो करना है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी प्रक्रिया क्यों ना, कोई भी कोई चीज़ क्यों ना हो, वो डर केवल उसी चीज़ को दिखा सकती है, उसी चीज़ को डरा सकती है जो चीज़ जीवित है या जो चीज़ मन है। मन आपका बदल सकता है। आज मान लो आज आप मृत्यु से नहीं डर रहे, पर आने वाले 10 साल बाद आपकी फैमिली हो जाए, बच्चे हो जाए, अब आपको डर लग रहा है मृत्यु से, क्योंकि खोना पड़ेगा। लगा सबसे गंदी चीज़। इसलिए रिच पर्सन्स कभी भी लव नहीं करते, वो जानते हैं यू मदर चोर, ये नहीं दुखी दे रहा, ये दर्द नहीं दे रहा। इन्फ्लुएंस ऐसे तो करता है प्यार, प्रेम इन्फ्लुएंस ऐसे थोड़ी ना करता है कि मान लो कोई एजेंडा मान के बैठा रहा है। लव सबसे गंदी चीज़ है, प्यार सबसे गंदी चीज़ है। तो प्रकृति उसे एहसास दिलाए कि देखो प्यार कोई गंदी चीज़ नहीं है, प्यार कोई गंदी चीज़ नहीं है, प्यार आपका क्या बुरा कर रही है, प्यार तो आपको भला ही भला दे रही है, आपकी ज़िंदगी को कोई महत्व दे रही है, ठीक है। अब वो व्यक्ति इन्फ्लुएंस हो चुका, प्राकृतिक इन्फ्लुएंस हो चुका, अब वो क्या करेगा, कभी ना कभी प्रेम रचाएगा। अब प्रेम रचाने की कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वो नहीं देगी, दिक्कत देगी अब मौत, क्योंकि अब जो पहले खोने को नहीं था खोने को है। तो समझ में आया, पहले जो खोने को नहीं था वो खोने, गलती अब भी इसकी नहीं है, प्रेम की नहीं है गलती, जिससे भी लव करते हो उसकी गलती नहीं है,
गलती किसकी है? सर्कमस्टेंस की, परिस्थितियों की, कि अब डर लगता है, खोना पड़ेगा। बस वही जिंदगी का चुतिया पावन ज़्यादा है कि जिसको मौत से डर नहीं लगता था, उसके अंदर मौत का डर जगाया कैसे गया? इसी का नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये है उच्चतम रूप की चालाकी स्तर। प्रकृति खेल कैसे करती है? ऐसे खेल खेल। गलती उसकी नहीं थी, गलती थी उसको खोने की, कि आ तो गई, जाने का नहीं मैं सोचा। या तो ये सोच के प्यार कर दे कि जिससे कहते हैं वो क्या बोलते हैं, जैसे मान लो कोठे में गए और अपने शख्स के हवस मिटाया है ना, लस्त मिटाया अपना, वो वाला काम करता कि मान लो जो पाना था वो पा लिया, अब खो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो वो होता तब तो मौत के डर लगता नहीं, पर हकीकत क्या होती है? लगाव, फ्लो, इन्फ्लुएंस ऐसे बनता है चीज़ों में। और जब तक इन्फ्लुएंस और फ्लो नहीं होगा, जब तक ज़िंदगी में कोई बहाव नहीं होगा, तब तक आप जीवित नहीं हो। आप एक मृत व्यक्ति हो, एक शरीर हो, ऐसा शरीर जो केवल बिन आत्मा के, अर्थात एक तत्व या कोई पत्थर या कोई वैसी चीज़ जिसके अंदर कोई भावना नहीं है। भावनाएं प्रकट करी जा सकती है एक जीवित प्राणी द्वारा, और वो जीवित सोल ही नहीं उसके अंदर। दुखद बात है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझनी चाहिए हमें। सपोज करो एक, मैं ही नालायक क्यों कह रहा हूँ, देखो मैं कामयाब नहीं बन सकता, मैं अपने नीचे 10 बंदों से काम नहीं करवा सकता और पैसे नहीं कमा सकता, ठीक है। आर्थिक सफलता में आप चालाकी की बात करते हैं, ठीक है, चतुरता की बात करते हैं। सपोज करो, देखो नालायक हो, मतलब खुद ही से कह रहा हूँ, देख नालायक, तुझसे किसने कही है कि जो सबसे ज़्यादा चालाक है उससे अपने आप को कंपेटिटिबल कर अभी, कि उसको काम पे लगाऊंगा तभी मेरा काम बनेगा, ये जो मेरे बराबर के हैं उनसे काम करवाऊंगा तभी मेरा काम बनेगा। अरे नालायक, ये सोच कि जो मेरे लायक भी नहीं है, जो मेरे बराबर भी नहीं है, मुझसे भी कम बुद्धि रखते हैं, उनको मैं कैसे काम पे लगा दूँ? मान के चलो आज के टाइम पे कीमत कितनी है? हर कोई व्यक्ति अगर तुम्हारा काम करेगा तो तब काम करेगा जब तुम उसको 10,000 रुपये महीना दोगे। 10,000 रुपये से नीचे वो तुम्हारा इतनी जल्दी काम नहीं करेगा, कोई भी ऐसा काम। या 5 या 6,000 रुपये ऐसे कुछ चल रही है यहाँ की रेट, इस परिस्थिति की रेट, सर्कमस्टेंस की रेट। सपोज करो 10,000 रुपये चल रहा है, ठीक है, राउंड ओवर हम मान लेते हैं 12,000 रुपये। 12,000 रुपये रेट चल रहा है कि अगर आपको उससे कुछ भी करवाना है, 10-12 घंटे कुछ भी काम करवाना है डेली का, 10-12 घंटे, तो आपको उसको 12,000 रुपये देने पड़ेंगे। और कितने का समय तक? 30 दिन का आपको 12,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब मान चलो आपने मेहनत करी, किसी के यहाँ से 12,000 रुपये का, अब चाह रहे हो आप 12,000 रुपये में 10 बंदों को रख सको, तो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करो। कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करो? सिंपल सा रूल है इकोनॉमिक्स में कि मैथमेटिक्स यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी सिंपल, कि 12,000 रुपये ठीक है, आप महीने के हिसाब से मत लो, दिन के हिसाब से ले लो, कि 400 रुपये दूंगा, काम करो मेरा, और आप उसको मैनेज करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, स्थिर करवाना पड़ेगा। जो भी काम है दिहाड़ी पे रख लो और 400 रुपये दो, और उसमें तो कम में भी काम हो जाएगा। मात्र 10 बंदों को रखो और 10 बंदों से 3 दिन में समान स्टैक इकट्ठा करवा लो, उससे अभी मत बेचो, रखे रहो 10 दिन 20 दिन। ऐसा ना हो कि वो सड़ने लग गया, सड़ने नहीं, आपको डेट पता है 3 महीने बाद 4 महीने बाद ख़राब होगा, 10 दिन ये रखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 दिन भी लिखा रहेगा तो बहुत है, पर्याप्त, ठीक है। अब और आपको पता है मैं इसको 12वें 13वें 14वें दिन पे बेच सकता हूँ आराम से, ठीक है, मतलब जल्दी में से निकाल सकता, कुछ ना कुछ मुझे रिटर्न दे ही देगा। कुछ ना कुछ रिटर्न मतलब ये 12,000 लगाया है, 13,000 या 14,000 मुझे दे ही देगा, ठीक है, 13,000 या 14,000 मुझे रिटर्न दे ही देगा। मैं तो 10 बंदों पे कह रहा हूँ, मात्र आपको 2 या 3 बंदे लगवाने अपने साथ, ठीक है, तो उसमें तो और ज़्यादा मुनाफा है, तो देखो आप यहाँ पे अब आपने ऐसे करके अपना धंधा रेगुलर चलाने लग गए, थोड़े पैसे बनाते गए, थोड़ा माल लगाते गए, थोड़ा पैसा लगाते गए, थोड़ा माल लगाते गए, ठीक है। अब कुछ चीज़ें होती हैं लिमिटेबल, जैसे दुकान तो आप ले नहीं सकते, तो क्या करता है? कुछ नहीं, जहाँ 1 महीने की कमाई थी, उस 1 महीने की कमाई की जगह 2 महीने के पैसे जोड़ के तब जाके एक्शन लो 1 महीने का, तो समझ में आया? 1 महीने का एक्शन तब जाके लो। टाइम ऑफ लिमिट अगर वो है तो टाइम बतेरा है, आज नहीं तो 10 महीने बाद भी प्रोजेक्ट को चालू करो, ये कहलाता है डीप वर्क, स्मार्टली वर्क, ठीक है। चीज़ों को मुमकिन बनाओ, यदि मुमकिन नहीं है तो बनाओ मुमकिन, कैसे बनाए तो तरीका ढूंढो, ठीक है।
तो ऐसे करके इकट्ठा कर लिया सब कुछ। अब ऐसे कर करके अपना बिजनेस बना लिया, स्टेप भी बन गया बढ़िया, वो भी हो गया, ठीक है। अब ये हो गया मैनेजमेंट सिंपल बेस पे। यहाँ डर नहीं होना चाहिए। डर होगा तो आप बात भी नहीं कर पाओगे, डर होगा तो आप बंदों को जो जुटा भी नहीं पाओगे, डर होगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। और नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण का मतलब क्या है, अगर कोई काम नहीं कर रहा तो फ्री का पैसा नहीं देना, खाल उखाड़ के बाहर फेंक दो ससुरे को, क्योंकि यहाँ प्रभावित होना पड़ेगा चीज़ों में। यहाँ उसके अनुसार पैसा दे रहे हो जेब से, बार बार नहीं आ रहा, तुम्हारा दिन खा रहा है वो, बाकी 9 जनों की भी प्रोडक्टिविटी ख़त्म कर रहा है वो एक गंदगी, ठीक है ना। तो उसे फेंको बाहर, उसे कहो तुम इस लायक नहीं हो, तुम किसी और लायक हो, जाओ अपना लायक बनो। तो मैं ये अपने जैसा कोई कहूँगा, क्योंकि मेरे जैसे ऐसे ही होते हैं, ठीक है। पहले बात तो मैं ऐसा नहीं हूँ, मान लो मुझे कोई काम वाम दे रहा है तो मैं अपनी इच्छा उससे करता हूँ, शिद्दत से। परंतु फिर भी मान के चलो मेरा ही कोई एक वेरिएंट हो, इस तरीके का हो, तो उसको वहाँ से हटाऊँ, क्योंकि वो उस लायक नहीं। पहली बात तो मैं आता नहीं, पर अधिकांश व्यक्ति आ जाते हैं, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति वेरिएंट नहीं होते, अधिकांश व्यक्ति दोहराव होते हैं। तो किसी पल का किसी दूसरी परिस्थिति में हो गए। तो मैंने यही तो कहा, मान लो कोई बर्तन वाला स्पेशलिस्ट है, अब वो किसी बाइक रिपेयरिंग करने में आ रहा है तो जीरो है ना, अब वो इसी के लायक नहीं है। तो ऐसे वो बेकार व्यक्ति बन गया, बुरा व्यक्ति बन गया उस परिस्थिति के लिए, क्योंकि वो उस परिस्थिति में आया क्यों, तो उसको जाना कहाँ था, वहीं जाना था जो बर्तन की लाइन में थी। तो ऐसे ही समझ लो, मान लो मैं किसी सामान जमाने में बर्तन कर रहा हूँ, ठीक। अब बर्तन करने के बाद परिस्थिति गलत मैंने लगा दी, तो मैं भी एक सामान्य व्यक्ति की भांति बन जाऊँगा, जो मेरे को बुरा लग रहा है, ठीक है। तो अधिकांश मानव ऐसे पनपते हैं। सोचो कि किसी और समय की चीज़ किसी और समय में प्रस्तुत हो जाती है, और फिर वो चीज़ उस समय के लिए एक गंदगी कहलाती है, या नीची पद कहलाता है, या पुअर कहलाता है। ये मैं वो ओरिजिन बता रहा हूँ जहाँ से चीज़ें पनपती है, कि एक चीज़ से कैसे सारी चीज़ें पनपती है, ठीक है। अब यहाँ हमें समझना है, ये सब चीज़ें हुई, ठीक है भाई, वो वर्किंग में करने लगे, कुछ हो गया, ठीक है। अब धीरे धीरे इवेंचुअली हमें पता है टाइम के संग हम चेंज होते हैं। इवेंचुअली का मतलब क्या है, आज हम जो है, क्या कल हम जो चीज़ नहीं समझ पा रहे थे आज समझ पा रहे, हाँ इजीली समझ पा रहे, और शायद उससे भी बेहतर चीज़ समझ पा रहे। क्या पहले समझ पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। तो इसका मतलब क्या है, अब हम चेंज हो चुके हैं। इवेंचुअली चेंज हो गया, मतलब इवेंट कुछ घट चुका, जिसके कारण हम कुछ बेहतर बन चुके। और यही चीज़ कहलाती है कि आप धीरे धीरे उन लोगों को भी अपने नीचे काम पे लगाने लग जाओ, या उन लोगों का धंधा भी खाने लग जाओ जिन लोगों को आप एक बार नीचे से देखते थे, कहते थे हम कभी इनके बराबर नहीं पहुँच पाए थे। आप उन्हीं को या तो समाप्त कर दो, या अपने नीचे ला दो, एम्प्लॉय बना लो। ये होती है एक मल्टी बिलियनर की टेक्निक्स। हमें ध्यान रखना, टेक्निक्स मतलब एक टैक्टिक्स और टेक्निक्स में अंतर क्या है। जरूरी नहीं कि आपके अंदर कितनी बेहतर काबिलियत हो, आप कितने बेहतर। आपको अगर रणनीति बिछानी आती है, कमज़ोर से कमज़ोर सिपाही क्यों ना हो, अगर सही तरीके से पुटअप कर दिए कि किसको कहाँ, किस व्यक्ति को किसको मारना है, तो कितने भी बड़े महारथी क्यों ना हो, सारे पराजय हो जाएंगे, सारे के सारे पराजित हो जाएंगे। क्यों हार गए? क्योंकि टैक्टिक्स नहीं थी, नीतियाँ अनेक अनुसार चल सकती है, सही समय पे सही निर्णय लेना नहीं चालाकी कहलाती है, और सही समय पे सही निर्णय लेना सही जगह पर ये समझ चीज़ें टाइम बाउंडिंग कहलाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रेटेजिकल एक्ट, प्ले विथ लॉन्ग टर्म एंड देन गेट अवे अमेजिंग रिटर्न्स। मतलब गैम्बलिंग दिस इज द लाइफ ऑफ वार, ठीक है ना। तो ऑलवेज बी यू अंडरस्टैंड कि चालाकी ये कहलाती है, तरीका होता है वो स्ट्रेटेजिकल एक्ट होता है, ठीक है। अब समझो दूसरी कहानी बता दो, उसका भी मोटिव बिल्कुल सेम है। सपोज करो आपको समझ में आया कि जब मैं जहाँ रह रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ पे दिल्ली में रह रहा हूँ, तो दिल्ली में जब मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मुझ पर बच बहुत कम रहे कि मेरा आसपास का मेंटेनेंस बहुत है, ठीक। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा मैं दिल्ली में नहीं कमाता, मैं जा रहा हूँ गुड़गांव कमाने, ठीक है। क्योंकि गुड़गांव में 15,000 या 20,000 रुपये सैलरी हो, और काम थोड़ा हो सकता है जटिल हो, पर वो सीख जाऊँगा, या हो सकता है इसी के बराबर, ठीक है। नोएडा जैसे सेक्टरों में, गुड़गांव जैसे सेक्टरों में मैं चलेगा, ठीक है। अब वहाँ जब कमाने लग गए, वहाँ रहने लग गए, तो वहाँ भी दिक्कत है। गलती यही तो कर दी। करना क्या था, सबसे बेटर चीज़ क्या थी, सबसे बेहतर चीज़ ये थी कि या तो दिल्ली में रहकर गुड़गांव कमाने जाते, तो उससे थोड़ा मुनाफा एक्स्ट्रा होता,
दूसरी चीज़, आप अपना दिल्ली का घर भी छोड़ देते थे, दिल्ली का घर छोड़ के एक गांव में बसने लगते थे। गांव में मतलब कि ऐसी जगह में जहाँ उससे भी ज़्यादा बेनिफिट होता है और रेंट भी कम लगता है, चीज़ें भी कम लगती और खपाई की चीज़ें भी कम लगती। यदि आप अपने शौक पूरे करोगे तो ध्यान रखना, अमीर बनना भूल जाओ, उपवास रखना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, तभी चीज़ें प्राप्त होगी, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। तो चीज़ें वहाँ से ले जाओ गांव में, वहाँ और भी कम खर्चा होगा। तो अब ये ध्यान रखना, मैं तो ये नहीं रखता आप कितना कमा रहे हो, मैं तो ये रखता है कितना डिफ्रेंशिएट हो रहा है आपके खर्चे और उसमें, कितना अंतर है आपके खर्चे और उसमें। अगर आप ये देखते हो कि भाई मैं जो मेरा जितना खर्चा हो रहा है, मेरा पूरा मेंटेनेंस हो रहा है, वो कितना न्यूनतम हो रहा है, और मैं जितना कमा रहा हूँ कितना अत्यधिक कमा रहा हूँ, तो हमेशा ध्यान रखना आपकी ग्रोथ बहुत बड़ी है, औरों से तो बहुत बेहतर ग्रोथ है। और यही बेहतर ग्रोथ समय के साथ और बेहतर हो सकती है, और बेहतर हो सकती है, और एक समय के बाद जरूरी नहीं फिर आपको कमाना पड़े, ठीक। अगर आप अपनी सोच उसको सही तरीके से चला दो तो ज़िंदगी भर खाओगे, यदि आप अपनी सोच को। पर ये ध्यान रखना, हम मानव हैं, वही वाली बात हो जाएगी कि एक मेहनती व्यक्ति को भी अगर मदिरा का नशा चढ़ा दिया ना तो वो भी अपने आप को नष्ट कर लेता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक बार एक प्लॉट बना लूँ, उसका मुझे 10,000 रुपये महीना किराया आएगा, मैं अपनी ज़िंदगी आराम से जीऊँगा, तो हमेशा ध्यान रखें फिर आप डिप्रेशन के शिकार होगे, आप उस व्यक्ति के शिकार होगे जो बेरोजगार होता है और अपनी ज़िंदगी तबाह करेगा। मतलब आप फिर अपनी मृत्यु को पाना चाह रहे हो, बस आप एक चीज़ बना के चले गए, फिर उस चीज़ को क्या हो गया, हो सकता है आपके बच्चों के सहयोग में आ जाए, पर वो आपके बच्चे एक समय के बाद, आपके बच्चे नहीं आप तो आपके पोते उस प्रॉपर्टी को समाप्त कर दो, क्योंकि चीज़ें प्रकृति कहती है बनाने वाला जा चुका, तो मैं इसको क्यों संभालूँ, मैं इससे रूपांतरण कर देती हूँ, बदल देती हूँ किसी और चीज़ में, वरना इसका अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो मार्केट में जब भी आप कोई चीज़ छोड़ के जाते हो तो वो अपना रूपांतरण कर ही देती है चीज़ों का, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना मूल्यांकांश कि जो हमें रखने होते हैं मुख्यतः, कि व्यक्ति कमाता है इस तरीके से बचा लेता है, अपना डिफ्रेंशिएट बहुत कर लेता है रेट, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्रेंशिएट भी बहुत कर लेता है, और जितना बच रहा है अगर वो अत्यधिक बच रहा है तो ही आप अत्यधिक 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 बढ़ाते चले जाओगे, उसको रीइन्वेस्ट करना। और यही लाइफ है, लाइफ ये रूल्स है कुछ, ये रूल्स ऐसे ही नहीं बने, इन रूल्स के लिए मैंने अपने 4 महीने ऐसे झक मरवाए हैं। क्या झक मरवाए हैं कि गरीब व्यक्ति की तरह सोचे, अब गरीबों की तरह हर पल नहीं सोचा जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी में यहाँ 10 लेके नहीं आया, या मुझे ऐसा नहीं है कि मैं अगले जन्म में मेरे को वापस याद है कि मैं पिछले जन्म में क्या करके आया था जो मुझे दोबारा से स्टार्ट ना करना पड़े। अगर ऐसा हो तो ठीक है, मैं ज़िंदगी में पूरी एक ज़िंदगी गरीब की तरह जीऊँगा, मैं एक पूरी एक ज़िंदगी अमीर की तरह जीऊँगा, मैं एक पूरी ज़िंदगी अलग अलग व्यक्तियों की तरह जीऊँगा। परंतु यदि मुझे लगा कि ज़िंदगी में भूल जाऊँगा तो मैं पूरी ज़िंदगी उस तरीके से जीऊँगा जो कभी वापस लौट के नहीं आएगी अपने ओरिजिन पे, मतलब गरीबी में मैं वापस लौट के नहीं आऊँगा। हमेशा ध्यान रखना, क्यों मुझे बैलेंस चाहिए, तो मुझे बैलेंस के सूत्र भी चाहिए कि प्रत्येक चीज़ मुझे प्राप्त होनी चाहिए, प्रत्येक चीज़। तो दुख मैं पहले ले रहा हूँ, क्योंकि अमीरी के बाद दुख लेना तो वो कोई अच्छा नहीं लगता, तो अमीरी दुखी के बाद अमीरी लेना बहुत बेहतर लगती है ज़िंदगी में। तो इसलिए बाकी बात करें चालाकी की, कि चालाक व्यक्ति कौन कहलाता है, हर पल स्ट्रेटेजिकल एक्ट करता है, एक्टिव माइंडसेट होता है, ठीक है, कि किस तरीके से तरीके ढूंढ लेना, किस तरीके से वेश ढूंढ लेना, किस तरीके से अपने आप को बना लेना। और पावर एंड अथॉरिटी, वही पावर की किसी भी चीज़ को सरलता से कर पाना, एफिशिएंटली कर पाना, बेहतर रूप में करता ना, यही आपकी ताकत कहलाती है उस पर्टिकुलर डायमेंशन में। पर समय और परिस्थिति आपकी इच्छाएं बदलती है। कैसे? मान लो आप एक अच्छे इंजीनियर हो, सब कुछ हो, बेहतर हो व्यक्ति, अब मान के चलो बेहतर हो, मान के चलो एक पॉलिटिशियन आया, आपकी इज्जत उतार गया, बस आपकी इच्छा वहाँ से जागी कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है, आप पॉलिटिशियन बन गए, आप बेहतर पॉलिटिशियन, सब कुछ बन गए, ठीक है। अब समय आया, आप एक जागरूक व्यक्ति हो, है ना, आप एक बहुत दिव्य व्यक्ति हो, और आपके मन में आया कि मुझे ज्ञान जानना है, अब आपने प्रधानमंत्री का वो पद छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अब आप बनने लगे साइंटिस्ट, इन्वेंटर, कि अपने देश के लिए कुछ करना है, क्योंकि हर पल आप हर चीज़ को एक साथ नहीं कर सकते। डुअल पर्सनैलिटी में अपनाओगे तो दुखी रहोगे ज़िंदगी में, तो फिर क्या है, दुख हर पल पसंद नहीं आता, तो क्या चीज़ को त्यागना पड़ेगा। और ये अमीर व्यक्ति बेहतर रूप से जानते हैं कब क्या करना है, किस चीज़ में संतुष्ट रहना है। यही उनकी अमीरी का राज है कि वो अमीर बने रहते हैं, अमीर बनना जानते हैं कैसे रहा जाता है, जब भी वो खर्चे नहीं करते गरीबों की तरह,
कभी वो एक्सपेंसेस नहीं मिटाते। अगर वो एक गलती कर भी दे, सपोज़ करो उन्होंने मान लो कोई ऐसी जगह पर पैसा लगाया जहाँ से उनको रिटर्न नहीं हुआ, तो वो बुरा तो मानते हैं, पर वो एक समय के बाद ये समझ आते हैं, उसको बार बार नहीं कहते रहते मैंने ज़िंदगी में वो गलती करी थी इसलिए मैं गरीब था। नहीं, मौके अब भी उन पे होते, वो अपने आप दोबारा बना लेते हैं और दोबारा बना के वो फिर दोबारा वो गलती नहीं करते, दोहराते। और अगर दोहरा भी देते तो उसके बाद नहीं करते, उसके बाद भी दोहरा देते तो उसके बाद नहीं करते, पर जिस समय वो रियलाइज़ कर देते तो वो गलती दोबारा नहीं दोहराती कभी भी। देखो मैं कहता हूँ, एक बच्चा मान लो कोई गलती करी, मैं उसको नहीं डांटूंगा। उसने दोबारा कोई गलती करी पर कुछ हल्का सा चेंज करा, मैं तब उसे नहीं डांटूंगा। अगर उसने दोबारा कोई गलती करी, वही गलती करी और फिर उसमें हल्का सा चेंज हुआ, मैं फिर नहीं डांटूंगा उसको। फिर चेंज हुआ तो ये चेंज करके पूरा चेंज हो जाएगा, वो बेहतर बन जाएगा, डेवलप हो जाएगी चीज़। कुछ समझ में आया? बट अगर कोई व्यक्ति मान लो कोई गलती कर रहा है, उसने एक बार चेंज करा, मैं उसे नहीं डांटूंगा। दोबारा गलती करी पर अब के उसमें चेंज ही नहीं हुआ तो मैं उसे डांटूंगा। क्यों डांटूंगा? क्योंकि अब वो उस लूप में फंस रहा है जो कभी नहीं निकलने वाला लूप है। मैं तब भी नहीं डांटूंगा वैसे तो, उसके बाद भी मैं उसके तीसरी चौथी बार भी अगर उसने कोई भी चेंज नहीं करा तो मैं डांटूंगा कि तुम उस चीज़ों में फंस रहे हो जो चीज़ तुम्हें समझने के बाद भी नहीं समझ में आ रही है। और फिर वो बच्चा क्या कहेगा? वो बच्चा कहेगा कि बिन खाए पिए, बिन अयासी के या बिन इस चीज़ के रहा ही नहीं जा सकता, है ना। और फिर क्या बोलते हैं वो मुझसे यूँ कहेगा, मुँह जवानी क्या करेगा इस मामले में कि देखो कोई महत्व नहीं रखता ये चीज़ें। वो फिर और क्या मुँह जवानी करेगा? वो ये मुँह जवानी करेगा कि सुनो, हाँ वो मुँह जवानी ये करेगा कि क्या मुँह जवानी करेगा? वो ये मुँह जवानी करेगा कि मैं तो ये नहीं रखता कि जी वो बालक मुँह जवानी ये करेगा कि कहेगा कि देखो मैं तो ये नहीं रखता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब भी बन सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। और वो क्या बोलता है? अपनी आदतों को नहीं बदलने के मना कर देगा, कहेगा कि इतना नहीं होता। वो एक्सक्यूज़ देने लग जाएगा, इग्नोरेंस करने लग जाएगा और मुझसे भागने लग जाएगा। बस वहीं से मैं समझ जाऊँगा वो चीज़ के लायक नहीं था और फिर मैं उसको क्या कर दूँगा? भगा दूँगा। मैं समझ जाऊँगा कि ये कभी नहीं बदलने का, इसकी प्रकृति ही ये है। फिर मैं उसको उस रेखा में मान लूँगा जो रेखा वो अब ये तय नहीं करेगी। मैं हमेशा बता दूँ, मेरी परिस्थिति ये हो सकता है ये तय नहीं करे कि वो क्या बने, बट मैं उससे संबंध काट दूँगा क्योंकि मुझे पता चल जाएगा वो नहीं करने का, क्योंकि ये भी मेरी ही प्रकृति है। हर व्यक्ति मुझसे कहेगा इंजीनियर बन जाओ, वो बन जाओ, ये बन जाओ, तो मैं उनकी बातें नहीं मानता। मैं कहता हूँ तुम मेरी ज़िंदगी तय नहीं करोगे, ठीक है ना। तो वो मेरा ही प्रतिबिंब है जो मेरे में आया है, पर हर प्रतिबिंब, हर एक करेक्शन जरूरी नहीं वो मेरी तरह ही हरकतें करे कि समय आने के बाद, जब वो मुझे मना कर रहा था कि मैं अपने आप को बदलूंगा नहीं, पर समय आने के बाद वो अपने आप को बदल ले तो वो कामयाब हो जाएगा। यदि नहीं बदले तो सीधी सी बात है कि वो मेरा एक अंश लेके पैदा हुआ था, तो मेरा अंश ज़रूरी नहीं कि मेरी तरह पूर्ण शक्ति हो। मतलब कहने वाली बात क्या है? देखो हमेशा ध्यान रखो, मैं क्यों कहता हूँ कि मेरे जो बच्चे होते हैं या मेरे हर एक युग में वो मेरे ही हाथों मरते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि ये ध्यान रखो, मैं जब कोई चीज़ बनाता हूँ, कोई चीज़ विकसित करता हूँ, तो वो इतनी बुरी बन जाती है कि अंत में आके मुझे उसका विनाश करना पड़ता है। मतलब एक गॉड जिसने अपने बच्चे बनाए, पता चला उसके बच्चे उससे पैदा हुए हैं, सब कुछ पैदा हुए, उसके पास सारी इंटेलिजेंस है, बच्चों के पास चतुरता है, चालाक है, पर वो सत्य नहीं है जो उसके बाप के पास था। वो ताकत तो है, शक्तियाँ सारी है, परंतु वो पहचान नहीं है, वो गुण नहीं है जो उसके बाप के पास थी। तो यहाँ से पैदा होता है कि समय आने के बाद मैं अपने ही बच्चों का दमन करके फाड़ देता हूँ पूरा, क्रोधित होकर। एक समय के बाद जब मुझे पता चलता है ये नालायक ज़िंदगी को इस तरीके से नहीं चला रहे जिस तरीके से मैंने जी, मैं तो हर एक चीज़ के पीछे योग्य बनता चला गया, ये परफेक्ट बनते चला गया, और परफेक्ट बनते बनते ये इतने परफेक्ट बन गए कि इनसे बड़ा अत्यधिक व्यक्ति या विनाशकारी व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ। और यही एक सिद्धांत भी है कि कभी कभार प्रकृति अपने आप को इतना विस्तृत करती चली जाती है कि उसमें वो तत्व पनपने लग जाते हैं तो प्रकृति के विनाश का कारक ही बन जाते हैं। मतलब कि वो वाली बातें है कि पूरे ब्रह्मांड में कहते हैं ना, अंधकार अत्यधिकता समय के संग क्यों बढ़ती चली जाती है? क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये उसी गॉड की वो रूप है
जो आधे अधूरे पैदा हुए और उनके जो अवगुण थे वो इतने पनप गए कि वो अपने आप का ही विनाश करने लग गए। अर्थात फिर ब्रह्मांड का अंत होगा। क्यों? क्योंकि जो सोया हुआ व्यक्ति है वो जाग जाएगा, और अगर वो जाग गया तो वो संबंध नहीं रखता कि उसके बालक है, तो फिर उन चीज़ों को समाप्त करेगा, उन चीज़ों को ख़त्म कर देगा। क्योंकि उसकी कल्पना उठते ही जैसे ही उसके अंदर एक वो व्यक्ति जागृत होगा, वो व्यक्ति कल्पना में पूनेगा, जो व्यक्ति काल का रूप होगा, वो काल का रूप अपने ही बच्चों को खाता चला जाएगा, और अंत में क्या होगा? कुछ नहीं। जो सो रखा है व्यक्ति वो जागेगा, और जैसे ही जागा तो कल्पना समाप्त, फिर वो दोबारा सोएगा, और जब वो दोबारा सोएगा तो दोबारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कल्पना का विस्तार होना प्रारंभ। ये है जीविका, वास्तविकता, व्यक्तित्व से कैसे जुड़ी है।